ले लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों। ब्लैक बॉडी की कॉन्सेप्ट में एक टर्म हम पढ़ते हैं अभी जिसका नाम है फेरिस ब्लैक बॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, सोलर कांस्टेंट की हमने बात की थी। आज के लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी की और वेन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ब्लैक बॉडी एक फेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्होंने एक डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्पीयर लिया। इसका मतलब है इसके अंदर पूरा वैक्यूम भरा होगा और इसके अंदर का जो सरफेस है ये वाला हाँ सरफेस हम किसी केमिकल पेंट से यहाँ पे हम ये कर देंगे, फिल कर देंगे। वो केमिकल था लैम्प ब्लैक। अच्छा, ये एक बात। दूसरी बात, इसका बाहर का पोर्शन है हम निकेल से पॉलिश्ड कर देंगे। क्यों करेंगे बताता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग हमने रखी और उसके एग्जैक्टली सामने हमने एक कोनिकल प्रोजेक्शन रखा। इससे करेंगे क्या, यहाँ से जब लाइट आएगी, ये कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं रहेगा तो चांसेस ऐसा है कि ये जो लाइट यहाँ पे गिरी है ये वापस इस एनक्लोजर के बाहर चली जाए। एनक्लोजर के बाहर अगर लाइट चली गई इसका मतलब है वो ब्लैक बॉडी नहीं होगी। ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी हीट इसके ऊपर गिरेगी वो कम्प्लीटली एब्जॉर्व होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन रख दिया। उससे क्या होगा कि लाइट का डायरेक्ट 180 डिग्री से रिटर्न बाहर अपर्चर के आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। कोनिकल प्रोजेक्शन ऐसा क्या करेगा, लाइट इसके ऊपर गिरेगी उसको डेविएट कर देगा ताकि ये यही इधर किधर गिर जाएगी किसी भी इनसाइड सरफेस के ऊपर। अच्छा, फिर क्या होगा, जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लेट से ए पोर्शन पे गिरेगी तो ये लैम्प ब्लैक क्या करेगा, ये मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करता है। लैम्प ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। चांसेस ऐसे भी है कि कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाए ये वाला पोर्शन, ये वाला स्पॉट, तो उससे कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, कुछ सामने वाले सरफेस पे, यहाँ पे वो हीट कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर कंप्लीट यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होती तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ कहीं ना कहीं तो वो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद भी हीट कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप हो रही है इनसाइड सरफेस पे, कोई हीट बाहर नहीं आती। तो हमने कहा लीजिए बन गई ब्लैक बॉडी। ठीक है, अभी ये अंदर वैक्यूम क्यों रखा है उसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। वैक्यूम इसलिए रखा है, अगर यहाँ पे ये सॉलिड मटेरियल यहाँ पे होता तो यहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब हुई है थ्रू कंडक्शन वो बाहर नहीं चली जाती क्या, थ्रू कंडक्शन बाहर चली जाती। वैक्यूम के थ्रू कंडक्शन नहीं होता है क्योंकि कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमने देखा कि बाहर से निकेल की पॉलिश की है भाई साहब। हम ये भी नहीं चाहते कि इसके अलावा कहीं और से ये हमारे ब्लैक बॉडी के ऊपर हीट गिरे और वो अंदर आ जाए। निकेल पॉलिश करने से हुआ क्या, ये कहीं बाहर से सराउंडिंग की अगर कोई हीट है तो यहाँ पे गिर के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। निकेल पॉलिश नहीं करते तो क्या होगा, तो हीट थ्रू कंडक्शन ये वॉल के ऊपर गिरेगी और यहाँ कुछ वो एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड देयर माइट बी अ चांसेस कि ये इसका टेम्परेचर बढ़ा दे और अंदर की चीज़ों को वो अफेक्ट कर दे। सो टू मेक इट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमने एक अरेंजमेंट बनाई और उसके रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स लिख लिए। पहला पॉइंट हमने लिखा कि ये सबसे सिंपल और कॉमन अरेंजमेंट है जो फेरी ने बताया। दूसरा पॉइंट पे हमने यही लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ दिस एनक्लोजर स्मॉल ओपनिंग पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। ये जो लैम्प ब्लैक से हमने अंदर से पेंट किया है वो वाला सेकेंड पॉइंट लिखा। थर्ड पॉइंट पे हमने बोला द ओपनिंग एक्ट एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दिस ओपनिंग विल एक्ट एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सही भी है क्योंकि यहाँ से जो हीट अंदर जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं आएगी। ठीक है, वो बात अलग है कि एक बार हीट एब्जॉर्ब हो गई तो ये रेडिएट करेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। थर्ड पॉइंट, द ओपनिंग एक्ट एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एनी रेडिएशन दैट फॉल्स फ्रॉम दिस ओपनिंग गोज इनसाइड, अंदर जाएगी एंड हैज़ अ वेरी लिटिल चांस ऑफ एस्केपिंग द एनक्लोजर। बहुत ही कम ऐसे चांसेस है कि वो वापस यहाँ से बाहर निकले क्योंकि सामने कोनिकल प्रोजेक्शन जो रखा है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर से बाहर आने के तो वो काफ़ी कम चांसेस है। सो दैट फोर्थ पॉइंट। हाँ, यहाँ पे आगे क्या लिखा है, एट वेरी लिटिल चांस ऑफ एस्केपिंग द एनक्लोजर बिफोर गेटिंग एब्जॉर्ब थ्रू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद भी ये बाहर आए ऐसे बहुत कम चांस है। कोनिकल प्रोजेक्शन हेल्प कर रहा है अपोजिट टू दी ओपनिंग, ओपनिंग के अपोजिट सामने रखा है। दैट नो रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक डायरेक्टली, कि डायरेक्टली कोई रिफ्लेक्शन बाहर नहीं जाना चाहिए, ये फेरी ने कहा था। ठीक है, दैट्स दी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये इतना ही है, थेरोटिकल पोर्शन है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के अंदर
एक थेरोटिकल कोई क्वेश्चन बना तो ये 4 पॉइंट में से कुछ एक आधा क्वेश्चन बन जाएगा। हम आगे चलते हैं, हम अभी पढ़ेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो अब हम पढ़ते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। सिचुएशन समझो, एक बॉडी ली है जिसको हमने 2000 केल्विन पे हीट किया, थोड़ी देर बाद उसको हमने 3000 केल्विन पे हीट किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, फिर उसको 4000 केल्विन पे हीट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज़ एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ और वाई एक्सिस पे मैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या इमिसिव पावर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी इमिसिव पावर क्या होती है उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। dQ/dt ये स्टीफन बोल्ट्जमैन ने हमें कहा था सिग्मा E8 इसको क्या नाम दिया था हमने, इसको हीट करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो कहा था, ठीक है। और उसके पहले हमने इमिसिव पावर देखा था जिसको हम E से डिनोट करते थे, वो होता था Q/AT। यही है, बस A यहाँ पे लेके आए, dQ/dt को Q/T लिखा सिंपल फॉर्म में और वहाँ पे A लेके आए, तो राइट हैंड साइड में ये बचा, ठीक है। तो ये इमिसिव पावर होता है, इसको दूसरा नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। टर्म्स में कुछ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि कौन से टर्म को क्या नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस पे ये जो ई ले रहा हूँ, मतलब मैं ले रहा हूँ इमिसिव पावर, ठीक है। ऑब्जर्व ये हुआ कि मान लो कि फ़िलहाल अभी टेम्परेचर है 2000 केल्विन और इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का मैं अगर ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा ग्राफ मुझे दिख रहा है। इफ़ आई ड्रॉ, ये कुछ ऐसा ग्राफ मुझे मिला, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बता देते कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का एट अ टेम्परेचर 2000 केल्विन, 2000 केल्विन, यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ कि 2000 केल्विन पे हीट इमिट हो रही है, छोड़ रहा है बॉडी, हीट उगल रहा है, आग उगल रहा है, आग उगल रहा है विथ अ डिफरेंट वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, रेडिएशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो हमने कहा यार कौन सी नंबर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा निकल रही है, डिफरेंट वेवलेंथ्स निकल रही है। हमने कहा यहाँ पे देखते हैं कि कुछ वेवलेंथ देखी हमने, कुछ नंबर होगा, लेट्स से 1.5 × 10⁻⁻6 मीटर की वेवलेंथ निकल रही है, उसकी इंटेंसिटी इतनी है, ठीक है। तो वही टेम्परेचर पे कुछ दूसरी वेवलेंथ भी निकल रही है, वो इंटेंसिटी ज़्यादा छोड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन अ सिंपल वर्ड्स, कि एट अ गिवन टेम्परेचर हीट रेडिएट करती है, दैट्स वन थिंग। और जब हीट रेडिएट करती है तो डिफरेंट वेवलेंथ भी छोड़ती है, डिफरेंट वेवलेंथ भी छोड़ती है। हमने कहा फिर मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ निकल रही है यहाँ से, हमने कहा कि वो ये वाला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे हम मार्क करते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर वेव नंबर या जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा निकल रही है इधर से, ठीक है। उसको हमने मार्क कर दिया, उसको हम कहते हैं दैट्स से λ1, ठीक है, समझेगा। और आगे चलते हैं, फिर समझेगा कि वेवलेंथ कौन सी निकल रही है, कैसे निकल रही है, ठीक है। फिर हमने बॉडी का 3000 केल्विन पे टेम्परेचर लेके गए, वहाँ पे देखा कि ऑब्वियसली टेम्परेचर हमने बढ़ाया मतलब इमिसिव पावर बढ़ जाएगी। तो उसका ग्राफ एक्सपेरिमेंटली वेन साहब ने ड्रॉ किया और वो कुछ इस प्रकार से निकल के आया, वो ग्राफ कुछ ऐसा आया उधर से, ठीक है, ऐसा जा रहा था। मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ उसे, ठीक से ड्रॉ करता हूँ। ये ग्राफ मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ा। मैंने देखा कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर तो 3000 केल्विन है और 3000 केल्विन पे हीट ज़्यादा निकल रही है, और 3000 केल्विन पे ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ कॉन्स्टेंटली निकल रही है, डिफरेंट वेवलेंथ की वेवलेंथ्स यहाँ से निकल रही है, ठीक है, डिफरेंट लेंथ की वेवलेंथ यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे मैक्सिमम कौन से नंबर की वेवलेंथ निकल रही है, वो ये थी, और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो इमिशन देखा गया, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो इमिशन था उसको हमने नोट किया, वो ये पॉइंट निकला वाई एक्सिस पे, इसको हमने कुछ नोट डाउन किया λ2 से। फिर और टेम्परेचर बढ़ाया भाई साहब हमने, तो और टेम्परेचर बढ़ाने से वेन साहब ने इसका ग्राफ निकाला, इसका ग्राफ निकाला तो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये ऐसा कुछ आया ग्राफ, ठीक है।
थोड़ा इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ ग्राफ को इधर की तरफ से, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ कि जैसे टेम्परेचर मैंने 3000 से 4000 केल्विन किया, वहाँ पे देखा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हमें पता है इमिसिव पावर बढ़ेगी, बिकॉज E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁴। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा आग उगलेगा, मोर अमाउंट ऑफ हीट विल इट रिलीज। तो हीट रिलीज तो करेगा ही, लेकिन हीट कौन से फॉर्म में रिलीज करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होती है? वेव्स निकलती हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स की वेव निकलेंगी। तो हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर की वेव ये निकल रही है, उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया कि यार ये वाली वेव हमने देखी, जिसको हमने λ3 नाम से इंडिकेट किया, और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमने देखा कि वो जो इमिशन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा था। हमने अभी ऑब्जर्वेशन किया, कुछ कंक्लूड हमने किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाते जाओगे, ये कितना था? 4000 केल्विन टेम्परेचर था। टेम्परेचर बढ़ाया तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, आग ज़्यादा उगलेगा मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है। 2000 केल्विन पे वो इंटेंसिटी लेट से थी E1, और 3000 पे वो थी E2, और 4000 केल्विन पे वो जो हीट रिलीज़ हो रही थी वो थी E3। वो एक चीज़ वो तो क्लियरली समझ में आई। फिर हमने देखा कि यार मैक्सिमम वेवलेंथ जो निकल रही है ना, वो वेवलेंथ शॉर्टर होते जा रही है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। वेवलेंथ कैसे होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। तो यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंटेंसिटी भी बढ़ेगी हीट रिलीज़ करने की, और जो इंटेंसिटी से वेवलेंथ निकलेगी वो वेवलेंथ शॉर्टर होते जाएगी। तो इसको हम सिंपल भाषा में ऐसा पुट कर सकते हैं क्या? एट हायर टेम्परेचर हीट इज़ रिलीज विद अ शॉर्टर वेवलेंथ। ज़्यादा टेम्परेचर पे शॉर्टर वेवलेंथ वहाँ पे रिलीज़ होती है, ठीक है। ओके, तो वेन ने ये कहा, नीचे हम लिखते हैं वो फर्स्ट पॉइंट कि एज टेम्परेचर ऑफ बॉडी increases, as temperature of body increases, the intensity of radiation also increases। सही बात थी, ये तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा था। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, and also it has been observed that at higher temperature intensity of radiation is higher but with shorter wavelength, ठीक है। और इन्होंने फिर नीचे अपना एक इक्वेशन बताया। यहाँ पे उन्होंने बताया कि टेम्परेचर जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व की। लैम्बडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, लैम्बडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अभी वेवलेंथ समझते हैं, तुम लोग वेवलेंथ समझो पहले। वेवलेंथ क्या होती है? व्हाट इज़ वेवलेंथ? टू अंडरस्टैंड वेवलेंथ, ठीक है। ये एक मैंने वेव ड्रॉ की, ठीक है। और मैं दूसरी एक वेवलेंथ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दूसरी वेव मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये, ठीक है, ठीक है। वेवलेंथ समझाने के लिए मैंने दो वेव्स यहाँ पे लिए, साइड बाय साइड लिख देता हूँ ताकि तुम वेव से फैमिलियर हो जाओ। व्हाट इज़ मीन बाय वेवलेंथ? वेवलेंथ लैम्बडा से दिखाते हैं, ठीक है। वेवलेंथ एक पीक से दूसरे पीक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्बडा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये A to B, यहाँ पे वेवलेंथ, ये इसको अगर λ1 कहते हैं, इसको अगर हम λ2 कहते हैं। मुझे बताओ कौन सी वेवलेंथ बड़ी है? λ1 बड़ी है या λ2? λ1 सर। सो यहाँ पे λ1 इज ग्रेटर देन λ2, ठीक है। ये होती है वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वो हम बॉडी को लेके आते हैं यहाँ से, ये तीन बॉडीज़ हैं उनको हम लेके आते हैं।
इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये 2000 केल्विन से कुछ ऐसी वेव्स निकल रही है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ ऐसी वेव्स दिखा देते हैं। ये वेव्स, ऐसी तरंगे यहाँ से निकल रही है। 3000 की भी कुछ हम ड्रॉ कर दें, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा यहाँ पर बस, तो उसके लिए हम वेवलेंथ दिखा देते हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, कुछ अलग अलग वेवलेंथ निकली। यस, ठीक है। फिर और टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से भी कुछ तरंगे निकली, कुछ ऐसे तरंगे निकली, और कुछ तरंगे ऐसी थी यस। तो ये 3 सिचुएशन हमने ड्रॉ किया। 2000 केल्विन पे बॉडी हीट रेडिएट करती है एट ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, तो कुछ लंबी वेवलेंथ भी निकल रही है 2000 केल्विन से, और कुछ ये वेवलेंथ जो थोड़ी सी जिसकी वेवलेंथ छोटी है वो भी निकल रही है। ठीक है, फिर जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे तरंगे नॉर्मल सी ये भी ऑब्जर्व की, लेकिन यहाँ से देखा गया कि ये कुछ वेवलेंथ है ये भी निकल रही है। हम इसके ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि मैक्सिमम ये टाइप की वेवलेंथ यहाँ से निकल रही है। बहुत सारी वेवलेंथ निकलती है, पहली बात। दूसरी बात, कॉमन वेवलेंथ कितनी है कि जो सेम सेम दिखाई पड़ रही है मुझे, मतलब ये देखो, ये कुछ वेवलेंथ यहाँ से निकल रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव ये वेवलेंथ की निकल रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स ये वेवलेंथ की निकल रही है। फिर 3000 केल्विन पे मैंने देखा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स निकल रही थी, लेकिन मैंने देखा यार ये टाइप की वेव्स है ना, ये वेव्स, इस वेवलेंथ की वेव्स ये निकल रही है ज़्यादा। फिर टेम्परेचर जैसे और बढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ निकल रही थी, लेकिन मैंने ऑब्जर्व ये किया कि यार ये बार बार दिखाई पड़ रही, मतलब ये टाइप की वेव्स है, ये वेवलेंथ की जो वेव्स है वो ज़्यादा दिखाई पड़ रही। हमने कहा इसको ऑब्जर्व करते हैं भाई। ठीक है, तो पहले मैंने ग्राफ को फिर से यहाँ लेके आया, ये ग्राफ मैंने देखा, इसको उठाया, कॉपी किया, पेस्ट यहाँ पे किया। ठीक है, 2000 केल्विन के टेम्परेचर पे हर एक पॉसिबल वेवलेंथ निकल रही थी। ये वेवलेंथ निकल रही थी, वो ये थी, उसकी इंटेंसिटी इतनी थी। ये दूसरी वेवलेंथ मैंने देखी, वो ये थी, वो ये इतनी निकल रही थी। मैंने देखा कि ये वेवलेंथ है, ये जो है जो ज़्यादा निकल रही है वहाँ से, मैंने उसको नोट डाउन किया, उसको मैंने कहा λ1। सो मैंने इसको कहा कि ये टाइप की जो वेवलेंथ है ये है λ1। ठीक है, जो कॉमनली दिखाई पड़ी। अच्छा, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया λ1। वैसे तो निकल रही है हर एक टाइप की, हर एक नंबर की वेव यहाँ से निकल रही है। ठीक है, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने देखा कि यहाँ से भी डिफरेंट डिफरेंट वेव निकल रही है। ठीक है, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया ये कॉमन वेव्स यहाँ से निकल रही है, जिसको हमने λ2 नाम दिया। फिर टेम्परेचर हमने बढ़ाया, हम देखा कि वो टेम्परेचर पे इंटेंसिटी बढ़ती है 4000 केल्विन पे, और डिफरेंट डिफरेंट वेव लेंथ की वेव्स भी यहाँ से निकलेंगी। लेकिन जो कॉमन ऑब्जर्व हुई, ये वाली ऑब्जर्व हुई, ये वाली, हमने उसको मार्क किया, जिसको हमने कहा λ3। ओके, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था बच्चों, कि किसी भी टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स निकलती हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो ज़्यादा वेव्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स कौन सी निकल रही थी, ये टाइप की निकल रही थी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो हमने नोट डाउन किया। अभी इन तीनों में ऑब्जर्व करो, इन तीनों में ऑब्जर्व करो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, λ1 की वेवलेंथ ज़्यादा है, λ2 की ज़्यादा है, या λ3 की वेवलेंथ ज़्यादा है। λ1 की वेवलेंथ ज़्यादा थी। ठीक है, ग्राफ में भी वही दिखाई पड़ रहा है, देखो एट लो टेम्परेचर वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जो मैक्सिमम निकलती है वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ हमने मेजर की, वो इतनी थी। फिर टेम्परेचर बढ़ाया, λ2 देखा, इसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ मतलब ये डिस्टेंस होता है, छोटी छोटी होती जाएगी, नैरो नैरो होती जाएगी वेव्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वेवलेंथ भी शॉर्ट हो गई। ठीक है, वो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। और तीसरी हायर टेम्परेचर पे लेके गए हम,
तो यहाँ पे वेवलेंथ और छोटी हो गई, ये हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो वेन ने यही बताया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी, जो कॉमनली निकलने वाली वेव्स है उनकी वेवलेंथ हमने देखी वो शॉर्टर होती जा रही है, वेवलेंथ छोटी छोटी होती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं ना, एक रिलेशन मेरे पास होता है इन फ्रीक्वेंसी समझते हो क्या तुम? फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वेवलेंथ, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। मतलब कौन सी पावरफुल वेव है? ये पावरफुल वेव है क्या? ये पावरफुल वेव है या लैम्बडा 3 इज पावरफुल वेव है? तो हम कहते हैं कि जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो पावरफुल होती है, और जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब है अगर इन तीनों को मैं कंपेयर करूँ कि कौन सी स्ट्रॉन्गर वेव्स है, तो मैं कहूँगा जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है। तो मैंने कहा इसकी सबसे ज़्यादा शॉर्ट है वेवलेंथ कंपेयर टू दिस थ्री। सो शॉर्टर इज द वेवलेंथ, पावरफुल इज द वेवलेंथ। जितनी शॉर्ट होगी, देखो ये छोटी छोटी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। सो एट हायर टेम्परेचर वेवलेंथ शॉर्ट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ होना मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब वो ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा आग उगलेगी। ये रिलेशन ऑब्जर्व किया किन्होंने? वेन डिस्प्लेसमेंट से वेन ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इसको एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं, जो कुछ इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। वेन डिस्प्लेसमेंट ने ग्राफ ड्रॉ किया। लेट्स वी हैव टू 3 एग्जांपल्स। बॉडी को 2000, 3000, 4000 केल्विन पे हमने हीट किया। 2000 केल्विन पे हमने इसको हीट करके एक वेवलेंथ वर्सेस उसकी इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ किया। वो ग्राफ कुछ ऐसा आया। इसमें से बहुत सारी वेव्स निकल रही है, बहुत सारी तरंगे निकल रही है। उसमें से देखा कॉमन वेव्स जो निकल रही है, सबसे ज़्यादा नंबर है वो ये वाली वेवलेंथ निकल रही है, उसको हमने पॉइंट आउट किया, दैट इज़ लैम्बडा 1। और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी थी। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट वेवलेंथ्स निकल रही है, लेकिन उसमें से जो कॉमन वेव्स निकल रही थी उनकी इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा थी, उसको हमने मार्क किया लैम्बडा 1। टेम्परेचर बढ़ाया, उन टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर 3000 केल्विन के टेम्परेचर पे जो वेव्स निकल रही है वो कॉमन वेव्स हमने ऑब्जर्व की। वैसे तो बहुत सारी निकलती है, दैट्स वन थिंग। कॉमन जो निकल रही है उनको ऑब्जर्व किया। वो जो कॉमन्स निकल रही थी उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी वेवलेंथ अगर कंपेयर करें 2000 केल्विन टेम्परेचर पे तो उसकी वेवलेंथ थोड़ी कम थी। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो दैट टेम्परेचर पे वेवलेंथ शॉर्ट हो गई, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर वेवलेंथ की इंटेंसिटी अगर देखते हैं तो उसको हमने E3 से मार्क कर दिया था। और फिर हमें रिलेशन मिला, बहुत सिंपल रिलेशन मिला। एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेवलेंथ बिकम शॉर्टर एंड इंटेंसिटी इंक्रीजेस। सो यहाँ से पहला रिलेशन हमें मिला, लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होती जाएगी। और वेवलेंथ क्या होती है ये एक एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की। ये एक वेव है मान लो, और एक दूसरी वेव है ये। तो यहाँ पे ये वेव लेंथ देखते हैं तो ये पीक टू ये पीक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, और उसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो हमने कहा कि ये शॉर्ट वेव है और ये लॉन्ग वेव है। और दूसरा कंपैरिजन क्या किया जा सकता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम पावरफुल होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। फ्रीक्वेंसी समझते हो ना कि एक सेकेंड में कितनी बार रिपीट कर रहा है ये। एक सेकेंड में अगर ये देखते हैं कि ये यहाँ तक एक सेकेंड है तो एक और हाफ, 1.5 बार ये रिपीट हुआ। इसको देखते हैं एक सेकेंड अगर इसका यहाँ पे तो 1, 2, मतलब एक सेकेंड में जो ज़्यादा बार ऊपर नीचे करता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, राइट। तो एक रिलेशन हमने बचपन में भी पढ़ा था, मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। ज़्यादा वेवलेंथ मतलब कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई या वेवलेंथ शॉर्ट होती गई। तो वेन ने कहा कि मैं वेवलेंथ के टर्म में बताऊंगा, तो उसने कहा कि वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे। अभी इस रिलेशन को हम आगे लेके जाते हैं। ये जो लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है उसको हम आगे लेके जाते हैं ऑन दिस पेज, और मैं इसको डिटेल एज अ थेरोटिकल पॉइंट भी लिख के दूंगा। तो ये पेज पे आए हम। तो यस, बोलो बेटा। सर आपने लास्ट स्लाइड में बताया कि जो वेवलेंथ मतलब जो वेवलेंथ जैसे 2000 केल्विन पे हम्म लैम्डा 1 पे है ना ई मैक्स होएगा।
तो वो कॉमन होगी, मतलब वो टाइप की जो रेडिएशन होगी वो मैक्सिमम होगी क्या? यस, दैट विल बी मैक्सिमम, तो बिकॉज ऑफ मतलब जो अगर कॉमन है, एक जो कॉमन वेवलेंथ निकली है उनको इकट्ठा किया हमने, और वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की हमें मिली। सर मतलब नंबर एक ज़्यादा हो ज़रूरी नहीं है, नंबर ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। फ्रिक्वेंटली कौन सी ऑब्जर्व हुई, ये सबसे कॉमन निकल रही थी। मतलब सर उनमें जो टाइम वो ले रहे थे निकलने के लिए वो सबसे कम था। हम्म, यस, उसको ऑब्जर्व किया हमने और उसकी इंटेंसिटी प्लॉट की E1 से। यस, ठीक है, अभी सुनो बात को। लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी मिला हमें। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे डाल देते हैं, इक्वल टू का साइन, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी से हम यहाँ दिखाते हैं। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू बी अपॉन टी। ठीक है, सो ये लैम्बडा को कई बार लैम्बडा मैक्स से भी दिखाते हैं, तो हम भी यहाँ पे लैम्बडा मैक्स जो मैक्सिमम निकल रही थी, इसका मतलब नहीं कि उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी हो, जो सबसे ज़्यादा निकल रही थी क्वांटिटी वाइज, जो सबसे ज़्यादा निकल रही थी, दैट इज़ लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ व्हाट इज़ लैम्बडा मैक्स, इट इज़ नंबर ऑफ रेडिएशन दैट आर कमिंग आउट मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, अभी ज़्यादा देखा गया ये टाइप के सबसे ज़्यादा निकल रही है वो लैम्बडा मैक्स, उसको हमने बताया। ठीक है, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि लैम्बडा और ये टी का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कांस्टेंट आ रहा है, एंड दैट कांस्टेंट बी इज़ नथिंग बट, उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू हमें मिली, बी की वैल्यू कुछ होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। वेवलेंथ किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर में, तो बी का एक हमें नंबर मिला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि एक टेम्परेचर है 2000 केल्विन, वहाँ पे जो लैम्बडा निकल रहा है वो है 1.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर। फिर टेम्परेचर बढ़ाया 3000 केल्विन पे, वहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ जो निकल रही थी उसकी वेवलेंथ हमने ऑब्जर्व की, लेट से वो थी 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर। टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, इसको लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 कर देते। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया 4000 केल्विन पे, वो वेवलेंथ कम हो जाएगी ना, ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ देखो कम होते जा रही है, 0.75 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। ये आंखों से भी नहीं दिखती, ये नंबर की वेवलेंथ आंखों से कैसे दिखेगी, 10⁻⁻⁻ से कितनी छोटी वेवलेंथ है, 1 इंटू ये भी छोटी, ये भी छोटी काफ़ी। ठीक, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करो 2000 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶, 3000 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁶, 4000 इंटू ये करेंगे, मतलब मैं लैम्बडा 1 इंटू T1 करता हूँ तो कितना आएगा, वो कितना आएगा, ये 3000 इंटू 10⁻⁻⁶ आएगा। लैम्बडा 2 इंटू T2 करता हूँ तो वो भी आएगा 3000 इंटू 10⁻⁻⁶। लैम्बडा 3 इंटू T3 करता हूँ तो वो आएगा 3000 इंटू 10⁻⁶। मल्टीप्लाई करके देखना, ये इतना आएगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि यार इसका तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, सो इसने कहा कि फिर अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो उस इक्वल टू हमने एक बी लिखा, और बी का नंबर था 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, रैंडम नंबर्स हमने लिए हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आता है। फिर इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये हुआ किसी भी स्टार्स काफ़ी दूर होते हैं, या सन का टेम्परेचर मेजर करने में हमें इस वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से हेल्प हुई। टेम्परेचर कैसे मेजर करोगे, जितनी सन से वेवलेंथ निकल रही है, मान लो कि ये यहाँ पे सन है और ये यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, तो सन से जो कुछ रेडिएशंस हमारे यहाँ पे गिर रही है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स जो आ रही है उसकी वेवलेंथ हमने मेजर की। ठीक है, और उसको बी से डिवाइड कर दिया, मतलब लैम्बडा मैक्स को अगर हम बी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें टेम्परेचर ऑफ सन मिल जाएगा। ठीक है,
सो कोई भी स्टार हो, कितना भी दूर हो, वहाँ से आने वाली वेवलेंथ हम अर्थ पे बैठ के मेजर करेंगे, उसको ये कांस्टेंट b से डिवाइड कर देंगे, उस स्टार का हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा। ये एडवांटेज हुआ यूजिंग वेन भाई साहब का जो लॉ है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं आगे। यहाँ पे आगे पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, उसके रिगार्डिंग सभी एक एक पॉइंट क्लैरिटी से लिख